हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो जिसका नाम है प्रथम साम्राज्य, जिसे फर्स्ट एम्पायर भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, कोई भी साम्राज्य हमें बनाना है तो उस साम्राज्य के लिए हमें एक सम्राट चाहिए। सम्राट सम्राट तो जरूरी है, उसके साथ बहुत बड़ी सेना चाहिए। उस साम्राज्य पर अधिकार नियंत्रण रखने के लिए अधिकारी चाहिए, और हथियार चाहिए, घोड़े चाहिए, और ऐसा पूरा मतलब नियंत्रण रखने के लिए पूरी यंत्रणा चाहिए। ऐसा ही एक साम्राज्य है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है प्रथम साम्राज्य। आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। मौर्य साम्राज्य को आपको तीन सम्राट याद होंगे। इसका पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नाम है बिंदुसार और तीसरा है अशोक। मौर्य साम्राज्य एक मौर्य साम्राज्य एक ऐसा शासन था जो जिसने पूरे भारत पर पकड़ मजबूत की थी। मौर्य साम्राज्य था, उसने अपनी राजनीतिक पकड़ पूरे भारत में बना रखी थी। मौर्य साम्राज्य था वो पूरे वंशानुगत चलने वाला था। मौर्य साम्राज्य का कोई भी एक परिवार का सदस्य राजा राजा बन जाता था। इसके बारे में आपको अनेक अभिलेख के बारे में, इस साम्राज्य के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसके मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, अर्थशास्त्र, इंडिका, इस सब में आपको मौर्य साम्राज्य का इतिहास मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला सम्राट आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 324 में की थी, और इसमें महत्वपूर्ण साम्राज्य में भूमिका निभाई थी, जिसका नाम है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य ने अपनी किताब लिखी थी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक किताब थी, और राजनीतिक किताब में उन्होंने पूरा राज्य कैसा रहता है, राज्य व्यवस्था कैसी, इस सब के बारे में आपको इनकी पुस्तक के बारे में देखने को मिलेगा। तो कौटिल्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो चंद्रगुप्त था, उसने पूरे भारत पर पकड़ मजबूत की थी, जिसे बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आता है, गुजरात आता है, और गुजरात, मध्य एशिया, उत्तरी भाग, दक्षिण भाग, और कंधार, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में, ये सब में चंद्रगुप्त मौर्य ने पकड़ बना के रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर भारत, मध्य एशिया में पकड़ बना ली थी। और इस जो पूरे भारत इलाके में छोटे छोटे किसान, बहुत छोटे छोटे राज्यों में बहुत किसान रहते थे, और अनेक राज्यों में विविध प्रकार के लोग रहते थे, और विविध प्रकार की भाषा बोली जाती थी, विविध प्रकार के भोजन खाए जाते, अनेक प्रकार के पोशाक भी वो लोग पहनते थे, और अपना कारोबार करते, अपनी खेती बाड़ी करते थे। ये था कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था। उसके बाद आपको दूसरा जो नाम सुनने को मिलेगा, वो है मेगासनी। मेगासनी एक राजदूत था जो सेलिकोनिटिका के ने भेजा था। मेगासनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में मेगासनी ने लिखा है कि जो राजा जो जनता के पास आता तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती थी, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, और राजा जब कहीं बाहर जाता तो प्रवेश बाहर जाता तो उसके जो अंगरक्षक थे वो पूरे हथियारबंद अंगरक्षक थे, और अंगरक्षक में ज़्यादातर महिला रहती थी, जो महिला से गिर रहा था। जैसे भी कोई हमला करे तो सबसे पहले उसके अंगरक्षक से उसे लड़ना पड़ जाता। और जब भी राजा कोई खाना खाता तो सबसे पहले उसको खाना अंगरक्षक खाता था, ताकि खाने में कोई जहर या कोई विष हो, ये पहले चेक किया जाता। और मेन बात है, जो राजा जो था वो एक ही कमरे में सोता नहीं था, वो अलग अलग कमरे में सोता था। और दूसरा जगह है, एक नगर है जिसके बारे में आपको इंडिका को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक इलाका था जिसमें 570 बुर्ज थे,
और 63 द्वार थे। पाटलिपुत्र की जो ये आपको पाटलिपुत्र की जो आपको मतलब घरे मतलब बिल्डिंग देखने को मिलेगी, वो है वो बिल्डिंग या घर जो रहते थे वो 2 या 3 मंजिल के रहते थे। और ज़्यादातर आपको जो घर देखने को मिलेगी, घर जो देखने को मिलेगी वो ज़्यादातर आपको 2 या 3 मंजिलों की इमारतों की दिखने वाली। और जब वो ज़्यादातर लकड़ी के बने हुए थे और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। और ज़्यादातर मतलब 2 या 3 इमारत ही रहते थे ना, मतलब 2 या 3 मंजिले इमारत भी रहते थे। और मेन बात है, राजा तो था वो दो तीसरे मंजिले या ऊपर के इलाके में रहता था। और राजा के नीचे छोटे छोटे जो अंगरक्षक थे, वो दरबारी सेनापति सब नीचे रहते थे। तो ऐसा आपको इंडिया का जो पुस्तक है, जो मेगा सीरीज लिखी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और राजा का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, वो लकड़ी के महल में रहता था। उसके बाद आता है हमारा बिंदुसार। बिंदुसार एक बढ़िया चंद्रगुप्त के निधन के बाद आया, और बिंदुसार ने भी बढ़िया राज्य किया। बिंदुसार को ग्रीक लोग बुलाते थे, जिसका नाम है अमित्रा घाट नाम से भी बिंदुसार को बुलाया जाता है। बिंदुसार बिंदुसार ने भी बड़ा राज्य किया और बढ़िया प्रशासन चलाया। और उसके बाद आता है अशोक। बिंदुसार के बाद आता है अशोक ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापन किया, और बड़ा पूरे भारत पे उसने पकड़ जमा रही। पकड़ मतलब अपनी पकड़ रखी थी, राजनीतिक सूत्र बांध कर रखा था। अशोक आता है 273 में, और 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। अशोक के बारे में अनेक शिलालेखों के बारे में आपको पता चलेगा, जिसका नाम है गुजरा अभिलेखों में आपको मिलता है। और अनेक तरह के अभिलेख जो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, इन सब आपको अभिलेखों में मिलेगा। जिसका एक मेरे को याद आया, जिसका नाम है गुजरा अभिलेख। ये सब अभिलेख आपको मिलेगा जो अशोक के बारे में आपको मिलेंगे। तो ये सब में अशोक के बारे में लिखा है। ये सब आपको अशोक की कैसी राज्य व्यवस्था थी, इस सब अभिलेखों में आपको मिलेगा। तो महत्वपूर्ण बात है अशोक के बारे में, जिसका नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध होता है 261 में। और कलिंग युद्ध होने के बाद जो अशोक है वो बदल जाता है। अशोक को लगता है कि जब अशोक को लगता है कि अपने प्रजा में कुछ ना कुछ बदल होना चाहिए, इसलिए उसने धम्म नीति का अपनाए। धम्म का मतलब होता है कि धम्म एक संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप है। और इसमें अशोक ने धम्म के बारे में लिखा है कि जब कोई पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे व्यवहार करना सीखता है, वही व्यवहार हम प्रजा को क्यों ना दे। क्योंकि उसे लगता था कि अपनी प्रजा में अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के जो अन्याय करते हैं, जो जू रहते उसे बलि चढ़ाई जाती थी, और नौकरी के साथ क्रूर व्यवहार होता था। इस समस्या का निदान होना चाहिए, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका नाम है धम्म महामत्त की एक नियुक्ति की। और ये धम्म महात्मा जो संदेश है, जो बड़े बड़े स्तंभों पर लिखे, और जो पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको ये संदेश उसको ये संदेश बताया जाता था। और अनेक प्रकार के जो लोग हैं, उनको धर्म की नीति के बारे में जागरूक या अच्छे संदेश बताए गए। उसके बाद बात आती है अशोक ने अपनी प्रजा को संदेश, और मेन बात है उसने अपनी जो प्रजा थी उसमें बदल किया। अशोक ने जो उसके दासी थे, अंगरक्षक थे, उनको दान दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, उनको
गरीबों को दान दे, और जो ब्राह्मण है उनको दान दे। ऐसे सब, ऐसा पूरा संदेश अपनी प्रजा में फैला। और ये भी संदेश पहला दिया गया कि कोई भी अपनी धर्म की प्रशंसा ना करे, किसी धर्म की निंदा ना करे। ये निंदा करता तो वो गलत है, वो गलत हो सकता है। कोई धर्म बड़ा नहीं होता, कोई धर्म की निंदा ना किया। ये सब गलत है, ये सब अच्छा नहीं है। कोई भी अन्याय ना करे, कोई भी अपने धर्म की प्रशंसा ना करे, कोई भी दूसरे धर्म की निंदा ना करे। ऐसा संदेश, ये सब गलत है। ऐसा ऐसा करने से पाप, ऐसा करने से गलत हो जाता है। ये सब ऐसा संदेश लोगों की तरफ अशोक ने पहुंचाया था। और इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का बड़ा साम्राज्य था और उसका प्रशासन काफ़ी मजबूत था। संदेशवाहक थे जो आने जाने दरबार में आते जाते घूमते रहते थे। और अधिकारी पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने जासूसी की भी नियुक्ति की थी। जासूस ज़्यादातर सम्राट को बताते थे कि अधिकारी ऐसे करे और सबकी खबर दे। और जो सम्राट जो था वो अपने अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखता था। प्रजा पर पूरा नियंत्रण रखता था। और नियंत्रण रखते हुए और अपने परिवार को भी नियंत्रण रखता था। ऐसा सब पर नियंत्रण रख, सब पूरे राज्य पर जो साम्राज्य था, सम्राट वो नियंत्रण हो गया। और उसके बाद है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का भी आपको उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र के पास छोटे छोटे इलाके थे, जैसे उज्जैन, तक्षशिला, इन सब पर राजा डायरेक्ट नियंत्रण रखता था। उस राजा ने छोटे छोटे प्रदेशों पर अपने जो राजकुमार थे उसको गवर्नर नियुक्त किया था। और ये राजा को जो छोटे छोटे प्रदेश उसके बारे में बताते थे। और जो आने जाने का जो मार्ग रहता है उस पर भी कर जो मिलता था वो राजा को वो देते थे। ऐसे सब बड़ा प्रशासन यहाँ पे चलता था। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य का पतन। ये बड़ा साम्राज्य था, लेकिन 2200 साल तक ये साम्राज्य चला। उसके बाद उसका पतन हो गया। इसके ये कारण कुछ बताए जाते हैं कि वित्तीय संकट आया, ब्राह्मण की प्रतिज्ञा अलग थी, और अशोक की नीति अहिंसावादी नीति थी, और योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाए। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे ये बड़ा साम्राज्य नष्ट हो गया। और एक बड़ा साम्राज्य आज हमने पढ़ा है और देखने को मिला है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।